गायत्री। सो कल हम लोगों ने देखा था इनहेरिटेंस। ओके, तो इनहेरिटेंस में हम लोगों ने देखे थे उसके टाइप्स। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। सो पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फिर टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में एक टाइप होता है रन टाइम, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम। सो उसमें हम लोग देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि क्या? पॉलीमॉर्फिज्म ये आप लोगों के दो वर्ड से क्रिएट हुआ है। देखिए, जैसे कि पॉली, पॉली मतलब कि मेनी, मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म मतलब कि वर्क, मतलब सिंपली पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी वर्क। अब देखिए मेनी वर्क, इसका अगर लाइव एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप लोग हो, तो आप लोग एट ए टाइम बहुत सारी चीजें करते हो। एक पर्सन एट ए टाइम बहुत सारी चीजें करता है, जैसे कि आप लोग अभी फिलहाल मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, आप लोग साइड में आप लोगों के जो कॉलेज वर्क होते हैं, ऑफिशियल वर्क होते हैं, वो आप लोग करते हो। सिर्फ आप लोग फिर से मतलब खाना खाते हो या पढ़ाई करते हो या कुछ टीवी देखते हो। मतलब एक ही पर्सन एट ए टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। सो दैट इज नथिंग बट अ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आप होता है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में होता है वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल कंसेप्ट। पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप आगे जाके जब जावा, PHP, .NET ये लैंग्वेज पढ़ते हो, तो उसमें पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो देखते हम लोग अभी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो आज हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट करेंगे एंड कल के सेशन में मैं आप लोगों को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाऊंगी। ओके, सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में फर्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सो फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब कि क्या? जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि फंक्शन क्या होते हैं। हम लोगों ने सी में भी फंक्शन देखा था। ठीक है, हम लोगों ने उसके बाद C++ में स्टार्टिंग में फंक्शन कैसे क्रिएट होते हैं वो भी देखा है। क्लास के अंदर जब भी आप लोग कुछ लिखते हो तो डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन लिखते हो। सो मेंबर फंक्शन इज नथिंग बट आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो वही फंक्शन आपका फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में आएगा। देखिए, हम लोगों ने क्लास के अंदर फंक्शन क्रिएट किया था। उस फंक्शन को जब हम लोगों ने लिखा था तो वो फंक्शन एज अ नॉर्मल था। मतलब कि उसमें आप लोग पैरामीटराइज फंक्शन बनाओ या नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बनाओ। पैरामीटराइज मतलब आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन बनाओ या नॉन आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन बनाओ। ओके, नो इश्यू। बट फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब फंक्शन हैविंग अ सेम नेम विद अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। अगर एक ही क्लास के अंदर दो फंक्शन है, दो या तीन, कितने भी ले सकते हो, एक ही क्लास के अंदर अगर दो फंक्शन है, उन दोनों फंक्शन का नाम ये सेम है, बट उसके अंदर जो आप लोग आर्ग्यूमेंट डिफाइन करते हो वो डिफरेंट होता है। ठीक है, देखिए फिर से एक बार बता रही हूं, अगर आप लोग एक क्लास के अंदर दो फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो, वो दोनों फंक्शन का नाम अगर सेम होता है बट आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होते हैं, तो दैट फंक्शन मतलब कि फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन हैविंग अ सेम नेम विद अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन ओवरलोडिंग। सो यहाँ पे देखिए, जिस मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक क्लास बनाया है डेमो नाम का, जिसमें पब्लिक में मैंने लिखा है ऐड नाम का फंक्शन। अब देखिए फंक्शन के नाम सेम है बट आर्ग्यूमेंट देखिए डिफरेंट है। एक इसमें दो इंटीजर है तो एक इसमें दो फ्लोट है। सो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन हैविंग अ सेम नेम विद अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन ओवरलोडिंग। और एक कंसेप्ट आता है ओवरराइडिंग का। बहुत बार फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपली है, फंक्शन ओवरलोडिंग जो होता है वो आप लोगों का फंक्शन का नाम सेम बट आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट, दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरराइडिंग जो कि आप लोग जावा में पढ़ोगे,
सो फंक्शन ओवरराइडिंग मतलब कि फंक्शन के नाम भी सेम होते हैं बट उसके आर्ग्यूमेंट भी सेम होते हैं. ओके तो यहाँ पे अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं डालती और दोनों फंक्शन के नाम सेम हो रहे, दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन ओवर राइडिंग. ओके सो फंक्शन ओवरराइडिंग मतलब आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन के नाम भी सेम है, आर्ग्यूमेंट भी सेम है. जैसे यहाँ पे अगर मैं इंट x ले रही हूँ तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट x ही लेना पड़ेगा या इंट a भी ले सकते हो, नो इशू. बट दोनों के डेटा टाइप कैसे है, सेम ही है. ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवर राइडिंग. ठीक है सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन हैविंग अ सेम नेम विथ अ सेम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट. ओके तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ. सो देखिए प्रैक्टिकली हम लोग उसको देखेंगे अभी. तो यहाँ पे फाइल में जाके न्यू करवा देती हूँ. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आयो स्ट्रीम REM स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है, एंड कोनियो डॉट एच. तो यहाँ से मैं इसको जस्ट रफ कर रही हूँ. ओके देन उसके बाद क्लास डिक्लेयर करना है डेमो नाम का. देन उसके बाद करली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग. इसके अंदर दो वेरिएबल लेना है मुझे, a कॉमा बी. देन यहाँ पे फ्लोट x कॉमा वाई. ओके देन उसके बाद यहाँ पे पब्लिक, ये नहीं भी लिया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. void वेरिएबल. ओके ऐड, उसमें आर्ग्यूमेंट डालने हैं दो इंटीजर, इंट कॉमा इंट. देन सेकेंड void, उसमें ऐड नाम का फंक्शन. दोनों फंक्शन के नाम सेम है बट आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है. ओके देन उसके बाद यहाँ पे क्लास का क्लोजिंग. अब हम लोग इसको देते हैं डेफिनेशन. सो void ऐड, सॉरी क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड ऐड नाम का वेरिएबल, जिसमें हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इंट a कॉमा इंट b. ये ऐसे भी डायरेक्ट भी किया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. फॉर्मल टू एक्चुअल का जो कंसेप्ट ले रहे थे तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली ही लिखते हैं. ठीक है वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं करते. इस तरीके से भी देख लीजिए कि क्या होता है. ओके एंड यहाँ पे ओके ये फंक्शन के नाम add1 और ये add2. अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करना है. सो add1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी. ठीक है और यहीं पे मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ क्योंकि विथ रिटर्न वाला, विदाउट रिटर्न वाला फंक्शन है. तो यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं एडिशन इक्वल्स टू add1. ओके देन उसके बाद सेकेंड फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं void डेमो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ऐड नाम का फंक्शन. देन यहाँ पे फ्लोट x कॉमा फ्लोट y. ओके देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग. अब इसमें हम लोग ऐड इज टू इक्वल्स टू x प्लस वाई. ओके देन उसके बाद यहीं पे इसको प्रिंट भी करवा देते हैं. सो एडिशन इक्वल्स टू add2. ठीक है अब इसके बाद हम लोग आते हैं मेन में. सो void मेन, उसमें हम लोग CLR SCR. ठीक है अब पैरामीटराइज फंक्शन है तो वैल्यू कहाँ से पास होती है, मेन से. बट हम लोग मेन से कांस्टेंट डिक्लेरेशन नहीं करते, यूजर से ही देते हैं. ठीक है तो यूजर से देना है तो मुझे वेरिएबल फिर से डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो मैं यहाँ पे A1 एंड B1 दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ. फिर यहाँ पे फ्लोट के लिए यहाँ पे x1 एंड y1. ओके ये दो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया. अब हम लोग इसको सी आउट एंड सीन करना पड़ेगा. सो यहाँ पे मैं सी आउट में पहले लिख देती हूँ कि एंटर द इंटीजर नंबर.
ओके। देन उसके बाद सीन A1 एंड B1। उसके बाद हम लोगों को फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं OB नाम का। ओके, तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो OB डॉट एड नाम का फंक्शन, जिसमें हम लोग A1 एंड B1 वैल्यू डालेंगे। ओके, अब उसके बाद अब फ्लोट के लिए करना है। सो सी आउट एंटर द float number, then sin x1 y1। ओके, देन उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड, देन यहाँ पे आएगा x1 y1। ओके, देन उसके बाद गेट ch। अब देखिए फंक्शन के नाम सेम है बट आर्ग्यूमेंट से वो डिफरेंशिएट कर रहा है। सो फर्स्ट वाला फंक्शन इंटीजर वाले को ही कॉल करेगा एंड सेकेंड वाला फंक्शन फ्लोट वाले को ही कॉल करेगा। ओके, सो इसको रन करते हैं हम लोग। अभी एक एरर, वेरी गुड। ओके, सो ऐड 1 था वो, रन। अब देखिए फर्स्ट इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है, एडिशन आ चुका है 3। देन वो पूछ रहे हैं हम लोगों को फ्लोट वैल्यू, तो हम लोग 2 फ्लोट वैल्यू एंटर करते हैं। सो एडिशन इज 3.3। तो देखिए इस तरीके से हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग करेंगे, मतलब कि फंक्शन के नाम सेम होने चाहिए बट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं उसके डिफरेंट होते हैं। दैट इज नथिंग बट अ फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, सो इसमें आप लोग मल्टीपल प्रोग्राम्स को ट्राई कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है, देखिए ऑपरेटर हम लोग ऑपरेंड के साथ यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं A+B, A-B, ठीक है। सो ऑपरेटर का यूज हम लोग अभी तक किसके साथ कर रहे थे, ऑपरेंड के साथ। ऑपरेंड इज नथिंग बट A, B जो वेरिएबल आप लोग लेते हैं वो। बट अभी हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ऑपरेटर का यूज वेरिएबल के साथ भी करेंगे, साथ में ही ऑपरेटर का यूज ऑब्जेक्ट के साथ भी करेंगे। सो एट ए टाइम क्या होगा, वेरिएबल के साथ प्लस ऑब्जेक्ट के साथ आप लोगों का ऑपरेटर का कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो उसी को ही हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ये एक सिंटैक्स है जिसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, रिटर्न टाइप। ओके, रिटर्न टाइप आपको लिखना पड़ेगा वॉइड इन फ्लोट कैरेक्टर, जो आपको लिखना है। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का ऑपरेटर कीवर्ड। ओके, ऑपरेटर कीवर्ड अगर आप लिखोगे तो ही जाके आप लोगों का ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को जो ऑपरेटर लगाना है वो आप लोग यहाँ पे ऑपरेटर मेंशन करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेटर देन, लेस देन, जो हम लोगों ने ऑपरेटर देखे सी में, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो भी आप ऑपरेटर यूज करोगे वो ऑपरेटर यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद आपको आर्ग्यूमेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करोगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक एग्जांपल दिया है वॉइड ऑपरेटर, ऑपरेटर कीवर्ड और माइनस ऑपरेटर लिया है और उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों का ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। अब ये देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बट आपको पहले मैं बता दूं कि ऑपरेटर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका यूनरी ऑपरेटर, एक होता है आप लोगों का बाइनरी ऑपरेटर। अब मैंने इतना ही लिखा है यहाँ पे, यूनरी एंड बाइनरी। सो मैं आपको कंसेप्ट बता दूं कि यूनरी ऑपरेटर होते क्या है। यूनरी ऑपरेटर मतलब जिस ऑपरेटर का रिटर्न टाइप, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए इस ऑपरेटर का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, ठीक है। सो यूनरी ऑपरेटर मतलब जिस ऑपरेटर का रिटर्न टाइप वॉइड इन फ्लोट कैरेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनरी ऑपरेटर। एंड जिस ऑपरेटर का रिटर्न टाइप, बाइनरी ऑपरेटर की बात कर रही हूँ, जिस ऑपरेटर का रिटर्न टाइप एज अ क्लास का नाम होता है, जैसे क्लास का नाम होगा वही उसका रिटर्न टाइप होगा, तो उस ऑपरेटर को हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर। सो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि यूनरी ऑपरेटर इज नथिंग बट जिस ऑपरेटर का रिटर्न टाइप एज अ वॉइड इन फ्लोट कैरेक्टर होता है उसको हम लोग बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर, एंड जिस ऑपरेटर का रिटर्न टाइप एज अ क्लास का नाम होता है उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर। तो ये 2 ऑपरेटर ओवरलोडिंग के टाइप्स हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं।
तो मेरे पास ऑलरेडी मैं प्रोग्राम बना चुकी हूँ, वही मैं आपको लोगों को दिखा देती हूँ. ओके, सो ओके दिस वन. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज यूनरी ऑपरेटर. मैं इसी को ही आप लोगों को बाइनरी में कैसे होते हैं वो भी बता दूंगी. ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं दैट इज नथिंग बट यूनरी ऑपरेटर. सो ये जो हम लोग प्रोग्राम देख रहे हैं यहाँ पे वो कौन सा प्रोग्राम है, यूनरी ऑपरेटर का. तो देखिए यहाँ पे क्लास का नाम डिफाइन किया है दैट इज डेमो. ओके, देन उसके बाद यहाँ पे इंट ए बी सी डिफाइन किया है, ये आप लोगों का क्या हो गया है, वेरिएबल. फिर उसके बाद हम लोगों ने ये जो लिखा है डेमो एंड उसमें 2-3 वेरिएबल दे दिए. तो ये आपको पता है ये क्या है आप लोगों का, कंस्ट्रक्टर. ठीक है, बट ये कंस्ट्रक्टर किस टाइप का है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ओके, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. सो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया बिकॉज कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है. जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्टर लेना है, आप सिंपल सा एक फंक्शन लेके भी कर सकते हो, नो इशू. बट मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज किया है. ठीक है, सो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो आर्ग्यूमेंट जो पास होंगे वो मेन से होंगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक वॉइड ऑपरेटर माइनस दिया है. सो वॉइड माइनस, माइनस जो है वो आप लोगों का अरिथमेटिक ऑपरेटर है. ठीक है, माइनस मीन्स अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो यहाँ पे हम लोग उस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए रिटर्न टाइप इज वॉइड ऑपरेटर कीवर्ड एंड माइनस ऑपरेटर आप लोगों का अरिथमेटिक ऑपरेटर. सो वॉइड है दैट इज यूनरी ऑपरेटर, शो नाम का फंक्शन लिया है. अब हम लोग कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन आउटसाइड दी क्लास लिखते हैं, ये आपको पता है, एक्चुअल टू फॉर्मल कंसेप्ट जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू होगी, आने वाली है वैल्यू, वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ए बी एंड सी में. सो वही ए बी सी की जो वैल्यू होगी वो हम लोग कहाँ पे पास करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में. अब देखिए किस तरीके से होता है. तो यहाँ पे हम लोगों ने इस ऑपरेटर की भी डेफिनेशन लिखी है. तो ऑपरेटर का रिटर्न टाइप है वॉइड, देन क्लास का नाम, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन ऑपरेटर नाम का आपका कीवर्ड, एंड उसमें हम लोगों ने क्या दिया है, माइनस. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ए बी सी में वैल्यू है, सो वही ए बी सी के वैल्यू को मैंने क्या लगा दिया है, माइनस ऑपरेटर. माइनस ऑपरेटर इज नथिंग बट अरिथमेटिक ऑपरेटर. मतलब यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल के साथ ऑपरेटर का यूज किया है. ओके, उसके बाद यहाँ पे शो फंक्शन में हम लोगों ने ए बी सी की वैल्यू को प्रिंट भी करवा दिया. अब आते हैं हम लोग मेन में. मेन में हम लोगों को क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबी नाम का, और जिसके ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स डाले. अब ये क्यों, बिकॉज आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, और वो कंस्ट्रक्टर किस टाइप का है, पैरामीटराइज है. तो पैरामीटर है तो वैल्यू कहाँ से पास होगी, मेन से. तो इसीलिए यहाँ पे मैंने मेन से वैल्यू पास करवा दी है. सो मेन से क्या होगा, ये जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर में आपको वैल्यू इनपुट करना जरूरी है. तो यहाँ पे ओबी के अंदर हम लोगों ने 1 - 2 3. सो ये जो 1 - 2 3 है वो कहाँ पे जाएगी, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर. सो 1 - 2 एंड 3 वो जाएगी आप लोगों के ए बी सी में. तो ए बी सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 - 2 एंड 3. सो ऑब्जेक्ट डॉट शो फंक्शन से हम लोगों ने वो भी प्रिंट करवा दिया है. ठीक है, तो वैल्यू प्रिंट होगी ए बी सी की 1 - 2 एंड 3. अब मुझे किसको कॉल करना है, ऑपरेटर वाले फंक्शन को. सो यहाँ पे इसको जब हम लोग कॉल करेंगे तो हम लोग कीवर्ड से कभी कॉल नहीं करते हैं. ठीक है ना, हम लोग वॉइड यूज करके किसी फंक्शन को कॉल करते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर भी एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड के थ्रू तो हम लोग कॉल कर ही नहीं सकते. आई मीन टू से ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर हम लोग नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर नहीं कर सकते. जैसे ऑब्जेक्ट डॉट शो किया है वैसे हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर नहीं कर सकते. सो इसीलिए मुझे इस माइनस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के साथ. तो जब मैं ऑब्जेक्ट के साथ माइनस ऑपरेटर का यूज करूंगी तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है वो स्टार्टिंग में लिखेंगे हम लोग. सो देखिए यहाँ पे वेरिएबल के साथ तो हम लोगों ने ऑपरेटर का यूज कर लिया है, बट अभी हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ भी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के साथ ऑपरेटर का यूज किया है, तो ये किसको कॉल करेगा, इसको. तो यहाँ पे ए बी सी के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 - 2 एंड 3.
तो ये जो भी 1 माइनस 2 एंड 3 वैल्यू होगी उसके सामने में यहाँ पे ऑपरेटर लगाया, वो ऑपरेटर कन्वर्ट करेगा एंड फिर से कहाँ पे डालेगा, ए बी सी के अंदर। सो जब हम लोग अभी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट हो चुका है, बिकॉज हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के साथ ऑपरेटर का यूज किया है और उस फंक्शन में हम लोगों ने वेरिएबल के साथ ऑब्जेक्ट का यूज किया है। सो इस तरीके से आप लोगों का ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट डॉट शो करूंगी तो ए की वैल्यू हो जाएगी, पहले 1 थी, अभी क्या हो जाएगी, -1, बिकॉज वेरिएबल के साथ ऑपरेटर का यूज भी हुआ है। फिर b की वैल्यू थी -2, बट यहाँ पे वेरिएबल के साथ ऑपरेटर का यूज हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की वैल्यू +2, माइनस माइनस प्लस, +2 हो जाएगी। एंड c की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ यूज किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3। सो इस तरीके से आप लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करोगे, ठीक है। मतलब मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले फंक्शन में ऑपरेटर का यूज किया है, साथ में अगर मुझे उस फंक्शन को कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट के साथ भी हम लोगों ने ऑपरेटर का यूज किया है। सो इस तरीके से आप लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग करोगे। तो देखिए ये था बाइनरी यूनरी ऑपरेटर, ओके। अगर इसको मुझे बाइनरी ऑपरेटर करना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास का जो नाम होगा वो आप लोग डिफाइन कर दो। तो ये आप लोगों का हो गया बाइनरी ऑपरेटर, ओके। सो यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर, तो इसमें आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेटर बताया, आप लोग लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर आप लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में यूज कर सकते हो। चाहे वो यूनरी लेना चाहते हो तो यूनरी यूज करके कीजिए, या बाइनरी करना चाहते हो तो बाइनरी कीजिए, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों का ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये मैंने आज आप लोगों का पॉलीमॉर्फिज्म का एक पार्ट कंप्लीट किया है, दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो कल का जो सेशन रहेगा उसमें मैं आप लोगों का रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बताऊंगी। बट अगर आप लोगों को इसमें और डीपली पढ़ना है तो हम लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उसके बारे में अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू।